जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि एल्डिहाइड और कीटोन हमारा लेसन चल रहा था, तो उस एल्डिहाइड कीटोन में आज कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव है। तो थोड़ा उनको देखेंगे, डीपली समझेंगे। कोई सी अभिक्रिया हो बहुत ही गहराई से हम देखेंगे आज उसको। तो सबसे पहले जो हम अभिक्रिया हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती क्या है, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो आपको एक बात ध्यान देना है इस बात पर कि कैनिजारो अभिक्रिया जो है केवल एल्डिहाइडों में होती है। फर्स्ट बात क्या जानेंगे आप, कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा एल्डिहाइडों में होती है। किस में होती है? एल्डिहाइड में। यानी जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो पहला तो पॉइंट नोट कर लेंगे कैनिजारो अभिक्रिया का कि वो होगी तो किस में होगी? एल्डिहाइड में। सेकेंड, यदि हम बात जानकारी रखें तो यह उन एल्डिहाइडों में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। उन एल्डिहाइड में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अभी आपको वो भी जानना आवश्यक होगा, जबकि एल्कोहल में पढ़ा भी दिया है। तीसरी बात ये जानेंगे आप कि एल्डिहाइड कैसा हो? अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिसमें एल्डिहाइड का एक अणु करता क्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कर बनाता है लवण, और दूसरा अणु क्रिया करता है रिडक्शन और बनाता क्या है? एल्कोहल। ये बेसिक जानकारी है थोड़ा। यानी कैनिजारो अभिक्रिया केवल वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होकर लवण देता है, अपचेत होकर एल्कोहल देता है। वही कहलाता है कैनिजारो अभिक्रिया। मैं यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या करते हैं? NaOH ऑब्लिक KOH, यानी इन दोनों में से किसी से भी योग करेंगे तो एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर लवण देगा, दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर वो अपचेत होकर एल्कोहल देगा। ये नियम है, समझ रहे बात को? भाषा क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो होगा वो NaOH अथवा KOH से क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो एल्डिहाइड जो होगा, तो जो एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर लवण व दूसरा अणु क्या होगा? दूसरा अणु क्या होगा? अपचयन होगा फिर, क्योंकि एक रिडक्शन अभिक्रिया है, एक ऑक्सीडेशन। अपचयन कर एल्कोहल देता है। समझ बात को? परिभाषा मैंने इसे लिख दी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड होगा वो NaOH अथवा KOH से क्रिया करेगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर लवण व दूसरा अणु अपचेत होकर एल्कोहल देगा। मस्तिष्क में बात ये डाल दिया। ठीक, मैंने कंडीशन यहाँ भी वही चीज लिखी। जैसे अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन कौन कौन है ऐसे एल्डिहाइड? कीटोन अभिक्रिया नहीं देगा, पहले उसने बात कर दी। तो
पहले हम जानेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन जानने से पहले अल्फा कार्बन क्या है, तो ध्यान दें, लिखा कार्बन, ये लिखा ये उदाहरण है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात करता हूं अल्फा कार्बन ही क्या है। तो परिभाषा आपको बताई है कि क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन, एक क्रियात्मक समूह है, ए भी क्रियात्मक समूह है, ए भी क्रिया समूह है, तीन कंपाउंड, तीन अलग अलग श्रृंखला है कार्बन की। तो अल्फा कार्बन कहलाता क्या है, क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन, क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ऐसे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। इसका पड़ोसी बीटा और उसका पड़ोसी गामा। क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन ए है, क्रिया समूह से लगा कार्बन है, तो एक अल्फा और इसका पड़ोसी ये भी है, इसका पड़ोसी ये भी है, तो बीटा और ये गामा। कंप्लीट बात। इसी प्रकार ये क्रियात्मक समूह ये लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। समझ में आ गई। अब इसी पर यदि हाइड्रोजन होता, अभी तो अल्फा कार्बन हुआ, यदि इस पर दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिए तो ये कहलाया अल्फा हाइड्रोजन। यानी अल्फा कार्बन हम जान चुके, तो इसलिए अल्फा कार्बन पर यदि अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन लगा होगा तो वो अल्फा कार्बन ना, कार्बन पर यदि हाइड्रोजन लगा तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। कहने का तात्पर्य यदि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन लगा तो बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन लगा तो अल्फा कार्बन। ठीक, यानी जिस पर भी लगा होगा हाइड्रोजन उसी का वो कहने लगेगा। इसी बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान दें, ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे कि आपको लिया मैंने HCHO, देखें क्रियात्मक समूह CHO। सिर्फ इतना और ध्यान देना है, अल्फा कार्बन के समय क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होगा वो कार्बन को छोड़ देते हैं, तो ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के बाद कोई कार्बन है ही नहीं तो हाइड्रोजन है, उससे थोड़ी मतलब है, क्योंकि जब कार्बन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन को कहाँ से आएगा। तो ना तो बांस होगा ना बांसुरी बजेगी सर, सीधी बात है। तो ना ले, कहने का तात्पर्य है क्रियात्मक समूह ये है और क्रियात्मक समूह के बाद कार्बन है ही नहीं तो कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह तो है लेकिन कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन थोड़ी मतलब है, कार्बन होना चाहिए। ठीक, तो कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक अणु ऑक्सीजन होकर लवण बना तो दूसरा अणु मतलब NO से क्रिया करेगा तो कैसी अभिक्रिया, देखो यानी दो अणु की बात हो रही तो दो लगा दिया और यहाँ मतलब हुआ क्या HCOO और प्लस क्या हो गया CH3OH। ये अभिक्रिया आप खुद देखते होंगे, लेकिन जो अभिक्रिया हमने आपको लिखी है ये अभिक्रिया एक प्रकार की रटने वाली अभिक्रिया है। इसको समझ में कैसे आए, आपने बताया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दें। अल्फा हाइड्रोजन विहीन आपको बताएंगे, जैसे HCHO भी एक, CCl3CHO भी है, C6H5CHO भी, समझ लो बात को, CH3 का होल थ्राई इंटू C और CHO भी। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर, जी छोड़िए भी, ये तो है नहीं, तीन में देखें आप, ध्यान दें क्रियात्मक समूह, इसके बाद कार्बन है ही नहीं तो ये क्या नहीं यार अभिक्रिया देगा। क्रियात्मक समूह, क्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन की बात कर रहे हो, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद कार्बन है तो अल्फा कार्बन लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी देगा। एक क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद आप कहोगे कि अल्फा कार्बन है तो पश्चात हाइड्रोजन, तो गलत। देखो C6 है, C6 का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या कितनी 6, 1
2 3 हो गई, ये कार्बन हुआ। CHO 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, एकांतर क्रम में बॉन्ड लगा दें आप। देखें ये है क्रियात्मक समूह, इस पर ये है कार्बन इसका, तो ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो है अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार होगा क्या, ध्यान दें। तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया कैसी होगी, वो कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तो मैंने एल्डिहाइड लिया, समझेंगे अब, ये तो एक तटने वाली अभिक्रिया है। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तो हमने एल्डिहाइड लिया, हमने HCHO, तो C डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ लिखा है, एक है फॉर्मल्डिहाइड, प्लस अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड NaOH या QH से, तो NaOH से अभिक्रिया कर तो एल्डिहाइड का एक अणु, तो एल्डिहाइड का भी एक अणु लिया, 2 तो नहीं लगाया मैंने यहाँ, एक ही अणु है, अणु ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत का मतलब होता है हाइड्रोजन रिमूव होना, या कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन अलग करना और ऑक्सीजन ऐड करना। तो यहां से ए हाइड्रोजन मैं इसको अलग कर दूं, यहां से H अलग कर दूं, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा। कहने का मतलब ऑक्सीकरण का मतलब होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन अलग होना, -H2 लगा दिया कहने का तात्पर्य, और ऑक्सीजन ऐड होना। अपचयन का मतलब होता है उल्टा इसका, O2 अलग होना और H2 जुड़ना। तो ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो एल्डिहाइड का एक ऑक्सीकरण हो तो H निकाल रहे हैं हम, तो क्या ऑक्सीजन हुआ, और एक H यहां से अलग कर देंगे, तो 2 H अलग हो गया, तो देखो किस तरह क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O था ही, H था ही, सिंगल बॉन्ड बचा, क्या बचा ONA, लिख दो ONA, तो क्या बना देखो HC डबल ONA, बना नहीं बना, एक अणु लेके क्या बना दिया, लवण बना दिया, सॉल्ट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन चुका। दूसरा अणु HC डबल बॉन्ड O और ये H, दूसरा अणु लिया, तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन जो थे, तो एक हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन पर, तो क्या हो जाएगा देखो C और AH और एक H यहाँ और एक OH, हुआ नहीं हुआ, इसको क्या लग सकते हैं CH3OH, नहीं है, तो बस ये 2 कंपाउंड बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन की बात हुई थी, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन ही लिया मैंने, समझ गए। इसी प्रकार आप किसी का भी बना सकते हैं, ये तो समझ में आ चुका है, आप किसी का भी बना सकते। देखो सेकंड में लाख को लेके देख रहा हूं, देखो C से H5CHO का देख रहे आप, C6H5C डबल बॉन्ड OH, NaOH लिया, क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का रिमूव किया, एक हाइड्रोजन यहाँ का रिमूव किया, बचा क्या, C से H5C डबल ON, सीधा लिख रहा हूं मैं C डबल ON। दूसरा अणु लिया इसी का C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, क्या होगा C6H5CH2OH, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, तो एक सॉल्ट ही बन गया, एक लवण ही बन, वो सॉल्ट बन गया और एक अल्कोहल बन गया, कंप्लीट बात हो गई। तो यही बात होती है, ये था आपकी कैनिजारो अभिक्रिया, समझ में आ चुकी होगी, कंप्लीट बात है। तो ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी, अलग कर रहा हूं, देख लेंगे लिख लेंगे। सिर्फ इतना ध्यान देना, कैनिजारो अभिक्रिया केवल वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा कार्बन क्या हो, जिसमें अल्फा कार्बन ना हो, वो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। सेकंड बात यहां ध्यान दें, कैनिजारो अभिक्रिया के बाद ध्यान दें अगली, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या कहलाता है, पहली तो बात ध्यान दें,
देखो एल्डोल संघनन का मतलब है कि कहने का मतलब दो अणु, चाहे वो एल्डिहाइड के हों चाहे वो कीटोन के हों, आपस में मिश्रित हो जाए यानी जुड़ जाए और एक नया उत्पाद जो बनेगा वो संघनन यानी जुड़ने वाला यानी एल्डोल संघनन कहलाता है वो। तो इसमें होता क्या मैटर है, इसमें कभी प्रबल अम्ल ले ले अथवा प्रबल क्षार, कोई भी हो, प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार, दोनों की उपस्थिति होना चाहिए। मतलब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार दोनों में किसी एक की उपस्थिति होगी तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर, एल्डिहाइड मतलब लिया हमने, एल्डिहाइड मतलब एसिटाल्डिहाइड लिया, चलो CH3CHO, और एक लिया हमने CH3CHO, उपस्थिति रख ली क्षार की। ठीक, एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड के दो अणु CH3CHO CH2 दोनों अणु हैं। यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के हमने इसका यहां रख दिया समझाने के लिए। इस H और इसको जोड़ दिया यानी हाइड्रोक्सी फॉर्म में, देखो किस तरीके का CH3CHO लिख लिया था, इसका एक H आया जोड़ दिया, हो गया, और ये जाके लिख देंगे CH2CHO। समझ में आई बात है? ये कहलाएगा क्या, एल्डोल। ठीक, जी एल्डिहाइड का है, नाम आप दे सकते हैं, आईपीसी सिखाया है मैंने आपको। क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक पड़े वहीं से काउंटिंग प्रारंभ करते हैं, तो क्रिया समूह यहां से पड़ेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो दूसरे नंबर पे OH कहलाया, पहले नंबर CHO कहलाया, तो दूसरे नंबर OH कहलाया तो क्या हुआ 2 हाइड्रोक्सी। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 कार्बन का बोलते हैं ब्यूट, और CHO क्या लगाते हैं L, लेकिन अभी तो क्या बचा A लगेगा, ब्यूटेनल। ठीक है, जी बन चुका। सेकेंड बात एसीटोन का देख लें, एल्डोल संघनन, जी CH3 और ये भी आपकी CH3 और प्लस क्या हुआ, इसको हमने एक अणु के रूप में, कहने का तात्पर्य है एल्डोल संघनन बनाने के से पहले आज उनके यौगिकों को कैसी कैसी संरचना में लेना है ये थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया जिससे जे OH बना सकें। तो कैसा बनेगा CH3 और ये भी CH3 COH, देखिए बचा क्या CH2CO CH3 CH2CO CH3। तो ये भी एल्डोल कह रहा है, लेकिन जो क्या है डाई कीटोन का एल्डोल है, एसीटोन का एल्डोल है। अब ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पर थोड़ी ध्यान देंगे। हमने क्या देखा, एक एल्डोल जो किया, एक दूसरा, दो एल्डोल किया जो हमने, आप देखते होंगे कि एसिटाल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन करवाया और एक एसीटोन के मध्य एल्डोल संघनन कहलाया। दोनों एक ही यौगिकों के मध्य जब एल्डोल संघनन होता है तो वो समान एल्डोल कहलाता है, उनसे निर्मित यौगिक समान एल्डोल कहलाते हैं। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि एसिटाल्डिहाइड के दो ही अणु मिलकर एल्डोल संघनन बना सकते हैं, कि कीटोन के दो ही अणु मिलकर आपस में एल्डोल संघनन बना सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का, दोनों के एल्डोल, कहने का मतलब यौगिक मिलकर एल्डोल संघनन बना सकते हैं, बस वो मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाते हैं। जैसे कि एक हमने लिया CH3CHO और एक लिया हमने CH3CO CH3। देखो एक लिया हमने एसीटोन और एक हमने लिया एसिटाल्डिहाइड। एक एसीटोन और एक एसिटाल्डिहाइड आपस में मिश्रित यदि हो जाए तो वो मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाएगा। ये मिश्रित एल्डोल संघनन नहीं है क्योंकि ये दो एसिटाल्डिहाइड की दो ही अणु मिलकर बना रहे। यहाँ पर एक एसिटाल्डिहाइड का और एक एसीटोन, तो यहाँ पर होता क्या, ध्यान दें, हमने लिया क्या CH3, जी CH3 है आपकी, तो हमने सबसे पहले CH3 लिखा ली, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, क्या है C, तो C लिख दिया। ध्यान देना इसका जो H है C के साथ H, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख, संरचना बना रहे, तो सेम इकट्ठा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। O है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रख किया और इसका हाइड्रोजन यहाँ,
तो ये हो गया OH। देखो सेम चल रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह तो लाना ही है, तो यहाँ पर OH संरचना में बता रहा हूँ, नहीं तो आप लिखते CH इंटू OH कोष्टक में। चलो समझ लो बात को। अब क्या बचा है इधर, प्लस सिंगल वन CH2 CO CH3 बन गया। ये मिश्रित एल्डोल हुआ कि एसिटाल्डिहाइड का भी और एसीटोन का संघनन हुआ, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एल्डोल संघनन। समझ रहे आपको, ये था मिश्रित एल्डोल। क्या बोलते हैं इसे, मिश्रित एल्डोल। ठीक है, अलग कर रहा हूं मैं, समझ में आ चुकी। अलग आगे देखें, मिश्रित एल्डोल के बाद थोड़ा ध्यान देंगे, मिश्रित एल्डोल के बाद थोड़ा ध्यान क्या देंगे, अगली अभिक्रिया जो है वो है टी-शैंको अभिक्रिया। नॉर्मल अभिक्रिया है, समझा रहा हूं, बाकी तो अलग करेंगे। टी-शैंको अभिक्रिया, छोटी की या बड़ी की पर मत जाना, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, तो ध्यान दे देना। टी-शैंको अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, AlCl3 की उपस्थिति चलती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड के दो अणु, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, कीटोन अभिक्रिया नहीं देता। पहली बात ध्यान दें, क्योंकि कल हमने आपको एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में समानता वाली अभिक्रिया बताई थी, आज दोनों अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि आपने देख भी लिया है। AlCl3 की उपस्थिति में एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड एसिटाल्डिहाइड के दो अणु में संघनित कर एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लीजिए, जो कहेगा वही बनाएंगे। आप लिख भी सकते हैं कि AlCl3 की उपस्थिति में एल्यूमिनियम एथॉक्साइड एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को संघनित कर एस्टर देता है, इसे टी-शैंको अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दें, लिख क्या सकते हैं, CH3COO C2H5। कंप्लीट बात हुई, एक क्या कहलाया, एस्टर, लेकिन कैसा, एथिल एसीटेट। कंप्लीट बात हुई, एथिल एसीटेट, एस्टर है, एथिल एसीटेट है, 2CH3CHO से। टी-शैंको क्या है, AlCl3 की उपस्थिति में यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कर, मतलब AlCl3 की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कर एस्टर देता है, जिसे एथिल एसीटेट कहते हैं, टी-शैंको अभिक्रिया कहलाती है। ये थी आपकी टी-शैंको अभिक्रिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एक अभिक्रिया मैं आपको एसीटोन की बता दूं, एसीटोन की नाइट्रस अम्ल से योग, एसिटाल्डिहाइड नहीं करेगा इससे क्रिया, HNO2, देखो लिया हमने CH3CO CH3 प्लस में HNO2, क्या है आपका ये एसीटोन। ध्यान दें, HNO2 क्या है, इसमें क्या होगा, ध्यान दें, इसमें से आप यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन निकाल दें और इसका वो निकाल दें, जल निकाल दें। पहले तो देखो शेष क्या रहा, CH3 CO CH, क्योंकि 2 चले गए, अब HNO, तो कहने का तात्पर्य NOH, ऑक्सीमीनो एसीटोन। क्या बोला इसको, ऑक्सीमीनो एसीटोन, ऑक्सीमीनो एसीटोन कहलाया, नाइट्रस अम्ल से यदि योग कर लेगी। परफेक्ट, कंप्लीट है ना। ध्यान दें, आगे चलते हैं। अब थोड़ा एक अभिक्रिया थोड़ा ध्यान देंगे, वो बड़ी अभिक्रिया है, इसलिए ध्यान दें। सबसे पहले तो ध्यान दें, अमोनिया से योग। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, NH3, यही बोला ना, अमोनिया से योग कराना सीखना है, से योग।
अमोनिया से योग में होगा क्या, ध्यान दें। अमोनिया से योग पहले हम आपको एसीटोन का योग कराते हैं, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का योग कराएंगे, ठीक है। एसिटाइलेट का आप योग खुद करेंगे। अमोनिया और हमें बताएंगे आप अमोनिया ऐसे योग करेंगे तो देखो बनाएंगे किस तरह। देखो अमोनिया से योग करेंगे बहुत सिंपल भी है लेकिन लॉजिकल है, समझने योग्य है अभिक्रिया। यदि आप सिस्टम से थोड़ा भी अपना मस्तिष्क को ना डिस्टर्ब करेंगे तो आपको अभी समझ नहीं आएगी। अभिक्रिया ध्यान दें, इस अभिक्रिया में ये थोड़ा ध्यान देना होता है कि रिएक्शन कहने मतलब कंपाउंडों को किस प्रकार रखें हैं। तो आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, एसीटोन। क्या है आपका, ये एसीटोन है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अमोनिया से ना। तो अमोनिया से योग करता है तो यहाँ पर एसीटोन के दो अणु चलते हैं, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C, देख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 NH3 से योग होगा HCl की उपस्थिति के साथ, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि अमोनिया से योग करेगा एसीटोन तो एक अणु इस तरीके रखेंगे, हम एक अणु इस तरीके रखेंगे। क्यों रखेंगे, हम तो अपने मन के भी रख सकेंगे, हमारी मर्जी, हमारी कला, हमारा पैन। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आप अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से बनाने को करेंगे तो रिएक्शन को बहुत लेंदी कर देंगे और रिएक्शन आप भ्रमित हो जाएंगे रिएक्शन में। इसलिए मैं इस तरीके समझा रहा हूँ। करने के लिए आप भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि प्रत्येक साइंस का स्टूडेंट खुद एक साइंटिस्ट होता है। दूसरों के लिए हो ना हो, अपने लिए खुद जरूर होता है। इसलिए मैं खुद मानता हूँ इस बात को। तो पहले होता क्या है, डायरेक्ट NH3 की आंशिक मात्रा होती है। इससे पहले ये ऑक्सीजन है, इससे दो अणु ले लेता है और H2 निकाल लेता है। बचा क्या, देखो CH3 C डबल बॉन्ड, क्या है आपका, दो अणु चले गए, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 नहीं है। अब नीचे करता हूँ, इस तरीके ले जाऊंगा, लंबी अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया में इसकी क्रिया कराएंगे। अब हम अमोनिया का योग करेंगे, ठीक। तो अमोनिया का योग है, जो अमोनिया जो है ना वो डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। जब अमोनिया डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो किस तरीके का हो जाएगा, ध्यान देना, कैसा हो जाएगा, CH3 C टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया। अब NH3 जो है आपका वो उस तरीके टूट जाएगा NH2 में और H प्लस में, ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार चलेंगे कि अधिक ऋणी परमाणु उस सिरे पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस कारण पर NH2 जुड़ेगा, किस पर जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नियम यही कहता है कि जो ऋणी परमाणु होगा, क्योंकि NH2 ऋणी है, ऋणी परमाणु होगा वो उस कार्बन सिरे से जुड़ता है जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन सबसे कम हो। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं इस कार्बन पर, इसके पास तो है ही, तो कहा जाएगा, कहने का मतलब NH2 यहाँ जाएगा और उसका बचा H वो हम इस पर जोड़ देंगे। तो हम इसको हटा के सीधा इसी पर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया ध्यान दें, एक पद और ध्यान दें, इसको बोलते हैं डाई एसीटोन एमीन। होता नहीं है लेकिन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन, एसीटोन एमीन हिंदी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देख लें अभिक्रिया को, क्या कराएंगे, फिर इस तरह लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन फिर योग कराया। तो इसका जो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, इससे इसका जो हाइड्रोजन निकलना है सर, इसका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वो सेव कर लेगा और क्या करेगा, आपका H2 निकाल देगा और जोड़ देगा। तो पहले तो ये वाला हिस्सा लिखता हूं मैं, यहाँ पर क्या लेगा, CH3 CNH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, इतना ही बचा।
बचा क्या, अब जी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और 2 CH3, एक CH3, एक CH3, ये बन गई ट्राई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन और ओनली डाई एसीटोन। समझ में आ चुका होगा। लेंदी रिएक्शन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इस तरह का। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको 100% श्योर होकर बनाना है तो उसके लिए हमेशा ऑर्गेनिक फॉर्मूले कंप्लीट होना चाहिए और हमेशा रिटन फॉर्म में बनाएं। जितना चल सके उतना ही आप कॉपी में बनाना प्रारंभ करें। जब मेरी वीडियो पढ़ाई करें तो उस समय आप कॉपी और पेन दोनों लेकर ही बैठें, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। अलग करता हूं मैं इसको। अमोनिया से योग समझ लिया, अमोनिया का एसीटोन से योग कंप्लीट। अब ध्यान देंगे, अब क्या ध्यान देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का योग। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो योगात्मक यौगिक नहीं बनाता है इनकी भांति, एक प्रकार का जटिल यौगिक बनाता है। आप जानते हैं वो बनता क्या है, हेक्सामेथिलीन डाई टेट्रामीन, डाई नहीं टेट्रामीन, यानी एक प्रकार का यूरोट्रोपिन। तो क्या होता है, 6 कंपाउंड ले लेता है और 4 कंपाउंड ले लेता है तो बनाता क्या, हेक्सामेथिलीन CH2 का होल 6 into N4, N4 तो क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन लिख देता हूं, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन 6 है हेक्सा और CH2 मैथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा यानी 4 NH2 एमीन से तो एमीन। इसकी थोड़ा संरचना और देखें, इसको इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन, एक प्रकार की औषधि बनती है। इसकी संरचना आता है, कहा क्वेश्चन आता है यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। एक प्रतिजैविक औषधि के रूप में गठिया बांध के रूप नामक बीमारी दूर करती है। तो यूरोट्रोपिन बनाने की देखो संरचना कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन लिया है ना यहाँ नाइट्रोजन, और प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3 संयोजकता होती हैं तो 1 2 3 तीनों संयोजक दर्शाई मैंने। नाइट्रोजन के बाद मैंने इस पर CH2 लगाया, यहाँ CH2 और यहाँ CH2। कहने का मतलब अल्टरनेटिव चलेंगे, नाइट्रोजन लिया तो CH2 लिया, अब CH2 लिया तो नाइट्रोजन लिया, कंप्लीट बात होगा। पहले नाइट्रोजन लिया तो CH2 और CH2 लिया तो फिर नाइट्रोजन, कंप्लीट बात हो गई। अब यहाँ पर CH2 लगाएं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। अब इसमें और इसमें क्या करते हैं, एक CH2 तो देखो 1 2 3 4 5 6 जी क्या हो गई, यूरोट्रोपिन की संरचना। एक बार और समझ लें, इसको क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन लिया 3 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी दर्शा देंगे आप। यहाँ पर लिया CH2 और एक यहाँ पर CH2, एक यहाँ पर CH2, तीनों जगह CH2। अब जब नाइट्रोजन का CH2 ले लिया तो आप फिर क्या लेंगे, फिर नाइट्रोजन लेंगे, फिर नाइट्रोजन लेंगे और फिर नाइट्रोजन लेंगे और इन दोनों के मध्य CH2 लगा देंगे, इन दोनों के मध्य CH2 लगा देंगे और फिर नाइट्रोजन लगा देंगे। ये बन गई यूरोट्रोपिन की संरचना। ये थी अमोनिया से योग। अब कंप्लीट होगा। सेकंड देखें, लास्ट टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, फिर इसके बाद अलग करता हूं। आप देखेंगे बहुलीकरण, बहुलीकरण थोड़ी संरचना बनाना भी सीखेंगे। बहुलीकरण में क्या देखेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसे। तो बहुलीकरण में सबसे पहले देखेंगे एसिटाल्डिहाइड का बहुलीकरण, एसिटाल्डिहाइड का फर्स्ट पॉइंट। एसिटाल्डिहाइड का फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, एक बार एसिटाल्डिहाइड सामान्य ताप पर बहुलीकृत होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर, और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति रही है। एसिटाल्डिहाइड सामान्य ताप पर बहुलीकृत होगी CH3CHO। सेकेंड पॉइंट में, हाँ यहीं बना देना, वहां पर समझा दूंगा। और सेकेंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl, लिख भी सकते हैं, कोई परेशानी बात नहीं। और ये CH3CH, एसिटाल्डिहाइड के सामान्य ताप पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर।
यह जो है सामान्य ताप पर बनता है पैरा एसिटाल्डिहाइड, यानी यहाँ पर 4 अणु लग जाएंगे। तो CH3CHO का होल 4 क्या बन गया, पैरा एसिटाल्डिहाइड। और यह 3 अणु लगा के क्या होगा, पैरा एसिटाल्डिहाइड बन चुका। और यह करेगा 3 अणु लग जाएंगे। देखो ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर 3 अणु, तो ये क्या बनेगा, जी कहलाता है पैरा। यहाँ पर 4 अणु लगकर ये बनता है मेटा, CH3CHO का होल 4। ये क्या बनेगा, मेटा एसिटाल्डिहाइड। कंप्लीट बात। इनकी थोड़ा संरचना भी देखेंगे। सबसे पहले तो देखें पैरा एसिटाल्डिहाइड की संरचना, इसकी संरचना ध्यान देंगे। यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहां पर देखेगा नहीं मुझे लगता है। CH3CHO का होल 3 बनाना सीखना है, इसलिए बनवा रहा हूँ। मुझे ध्यान दें, CH3CHO का होल 3 मतलब कितने, इधर देखें सबसे पहले कार्बन का होल 3 है। कार्बन कितने, 3, 1 और 2 और 3। कार्बन कितने, 3 है। ऑप्शन के 3 कार्बन थे, 3 कार्बन लिख लिए। अब कितने ऑप्शन है, 3, 1, 2, 3 रख लिए। तीनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दे, बना दिया। क्या बचा, CH3 और H। तो प्रत्येक कार्बन पर H और CH3 आप लगा दे, CH3 और H और CH3। तो ये संरचना कौन सी कहलाई, पैरा एसिटाल्डिहाइड की। मेटा की ध्यान दें, यहाँ पर मेटा की कैसी बनेगी, क्या कार्बन है, 4, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन लिया। ऑप्शन कितने हैं, 4, तो 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 और 4 ऑप्शन। तीनों को मिला दें, बना दिया। क्या बचा, CH3 और H। तो सभी कार्बन के पास CH3H लगा दिए, CH3H, H और CH3 या CH3H एक ही बात है, H और CH3, H और CH3 बन गया इसकी संरचना। ठीक, ये मेटा की हो गई, ये पैरा की हो गई। ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है, जैसा आप सीखेंगे वही बना पाएंगे। अलग कर रहा हूं मैं इसको। अब ध्यान दे लें, एसिटाल्डिहाइड के बाद एक बहुलीकरण आप क्या देखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे और भी समझ में ना आए हो तो मुझे आप बताएं अवश्य। मैंने कल व्हाट्सएप नंबर भी लिखा था अपना, जिससे आप पूछ भी सकते हैं, मैं उस तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक बहुलीकरण और देख लें, इम्पोर्टेंट है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण में क्या होना है, जैसे कि आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु जो हैं वो बहुलीकृत होते हैं और फॉर्मोस बनाते हैं, C6H12O6। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 6 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 2 12 O6। एक क्या कहलाया, इनका फॉर्मोस कहलाया। ये फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकृत होकर फॉर्मोस बनाया। संरचना थोड़ा देख लें, C6 है तो कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। छठवें कार्बन पर HO भी लगा लीजिए, जिससे आपका CHO यानी एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, सबके नीचे एक एक OH लटका दीजिए। आप क्या कर दीजिए, एक एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा दीजिए। कम हो गया। इसका अब जिसकी बैलेंसी बची है नहीं लगा दीजिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। इसके बाद 1 2 3, 1 हाइड्रोजन कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो 2 हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन। इसके पास 1 हाइड्रोजन कमी, 1 हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन कमी, इसके पास हाइड्रोजन कमी, इसके पास हाइड्रोजन की कमी। तो ये कहलाएगी फॉर्मोस की संरचना। कंप्लीट हो गई बात,
कहो तो मैं एक बार और मेटा और पैरा एसिटाइलडीहाइड की संरचना बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ गई हो। तो ध्यान दें, बता दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से हो जाए कंप्लीट। ये है आपका CH3 CHO का होल थ्राई, इसे क्या बोलते हैं? पैरा एसिटाइलडीहाइड। इसकी संरचना के बताया कितने कार्बन है? 3। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन थे अंदर ही, थे तो 2, लेकिन CH3 मान लें, ये कार्बन जैसे ऐसे। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 ऑक्सीजन आ गए, 1 2 और 3। एक एक बॉन्ड लगा दिए सभी में, लगा दिया। अब क्या है आपके पास? H और CH3 बचा, तो HCH3 कार्बन में लगा दीजिए। H और CH3 कहाँ लगा दीजिए? कार्बन। एक एक लगाइए। जो पैरा एसिटाइलडीहाइड है, यह निद्राकारी के रूप में उपयोग होता है। इसका किसके रूप में होता है? निद्राकारी। और मेटा एसिटाइलडीहाइड वो ठोस ईंधन के रूप में काम होता है। जब मेटा एसिटाइलडीहाइड की जो टैबलेट बनी होती है, छोटी छोटी गोली टाइप की, उनको जलाएंगे तो ब्लू कलर निकलेगा उसमें। तो CH3 CHO का होल 4, ये क्या है? मेटा एसिटाइलडीहाइड। तो कार्बन कितना है इसमें? कार्बन पड़ जाएंगे 4, तो 1 कार्बन, 2 3 और 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ रखें, 1 ऑक्सीजन यहाँ रखें, 1 ऑक्सीजन। आप सभी को सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दें। अब क्या बचा? H और CH3। तो HCH3 को आप कार्बन पर लगा दें, क्योंकि उसी की बैलेंसी नहीं हुई है। आप कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे क्यों नहीं? तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट है, सिर्फ कार्बन की बैलेंसी संतुलित नहीं है, इसलिए कहाँ लगाएंगे हम बॉन्ड को? बॉन्ड को लगाएंगे हम कार्बन पर। ये हमेशा ठोस ईंधन होता है। क्या होता है? ठोस ईंधन। ये है आपके लिए आज का एल्डिहाइड कीटोन। कंप्लीट हुआ होगा। और कंप्लीट किस जो है आपका मैटर, वो एल्डिहाइड कीटोन का यहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर भी जो अभिक्रियाएं रह चुकी हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आई, तो वही बात है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं, ठीक? जिससे जो प्रॉब्लम हो हम आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक? जय हिंद।